जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 61। आज के लेक्चर में चैप्टर 3 का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 रिलेट करता है डायरेक्टर्स से, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, प्रीवियस लेक्चर में होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। एक तो रिटन होम असाइनमेंट थी, वो रिटन होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया, ज़रा हाथ उठाइए। और ऑनलाइन की होम असाइनमेंट्स कितने स्टूडेंट्स ने किए? ओके। अच्छा, ऑनलाइन में चूँकि वो 2 छुट्टियां थी, तो इसमें क्या किया हमने, आपके प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब लेक्चर्स के क्विज़ बना के आपके LMS पे अपलोड कर दिए गए हैं। इस वक्त आपके LMS पे सारे लेक्चर्स के क्विज़ अवेलेबल हैं। अच्छा, वो किस लिए हमने अपलोड किए हैं? क्योंकि अब लास्ट मंथ आपका स्टार्ट हो चुका है प्रिपरेशन का सेशन का, स्टडी सेशन का। तो इस लास्ट मंथ में आपने रिवीजन भी करनी है। तो रिवीजन के लिए जो हमारे क्विज़ हैं वो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट की टेस्टिंग भी हो जाएगी और आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स को भी क्विज़ को अपलोड कर दिया है। आपने करना क्या है, अब आपने डेली बेसिस पे जो करंट लेक्चर होगा इसका क्विज़ तो अटेम्प्ट करना ही करना है, साथ में 2 प्रीवियस वाले तरतीब के लिहाज से, जैसे चैप्टर 1 के 2, फिर 1 लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरतीब से 2 प्रीवियस क्विज और एक करंट लेक्चर का क्विज जी आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, प्रीवियस वाले क्विज से क्या होगा, आपकी इंशाल्लाह रिवीजन होती जाएगी। तो आपने अब से थोड़ा सा आपका बर्डन बढ़ गया है। बर्डन किस वजह से बढ़ गया है? ताकि जब आपका सेशन ख़त्म हो जाए और लगभग 1 महीना आपको मिले तैयारी करने के लिए, तो उसमें आपकी रिवीजन एक दफ़ा हुई हो, बजाय ये कि आपने उस वक्त रिवीजन स्टार्ट करनी हो। अच्छा आइडिया है कि बैड आइडिया? अच्छा आइडिया है। हाँ, तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। हाँ जी। तो अब आप डेली बेसिस पे आपने 3 क्विज अटेम्प्ट करने हैं, 1 करंट और 2 प्रीवियस। तरतीब से कोशिश करें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4। ठीक है, बाकी आप कोई से भी क्विज कर सकते हैं, कोशिश करनी है आपने। वैसे तरतीब से करें तो बेहतर है। तरतीब से करें या फ्री छोड़ दें कि जो मर्जी क्विज अटेम्प्ट कर लें? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि तरतीब से ही करने चाहिए लेक्चर 1 2 3? कितनों का ख्याल है कि स्टूडेंट की ऑप्शन में छोड़ देना चाहिए? तरतीब से करते हैं, ये अच्छी बात है, इस पर कंट्रोल भी रहेगा ताकि डेली बेस पे मुझे पता चल जाए किस स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट किया और किसने नहीं की। चलिए गुड, आपका भी यही वोट है और हम यही फैसला करते हैं। तो डेली बेसिस पे पहले लेक्चर नंबर 1 2, फिर 3 4, फिर 5 6, फिर 7 8। अगर फर्ज कीजिए कि किसी एक आधे लेक्चर का क्विज नहीं है, जैसे ओरिएंटेशन का क्विज नहीं है, इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ पास्ट पेपर की डिस्कशन हुई है, केस स्टडी की, तो उसमें भी नहीं होगा, वरना हर लेक्चर का इंशाल्लाह क्विज आपको मिल जाएगा। तो ये आपने चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर? प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट सीखे हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोरम का मतलब क्या है, सुन लीजिए। कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो किसी भी मीटिंग के लिए जरूरी हो। मिनिमम नंबर ऑफ, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल आपसे पूछता हूं, अगर किसी दिन तेज बारिश हो और क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स आए, तो क्या मुझे क्लास कंडक्ट करवा देनी चाहिए कि उसे पोस्टपोन कर देना चाहिए अगले दिन तक? बताइए, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि क्लास कंडक्ट करवा देनी चाहिए? कितनों का ख्याल के यूट्यूब पे अपलोड करवा दें? चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर किसी दिन स्टूडेंट्स की तादाद, क्वेश्चन को बदल लेते हैं, स्टूडेंट्स की तादाद हो 5 स्टूडेंट्स हो सिर्फ क्लास में, तो मुझे उन स्टूडेंट्स को चाय पिलवा देनी चाहिए कि अगले दिन का इंतजार करना चाहिए जब ज्यादा स्टूडेंट्स? चलिए ठीक है। तो असर नहीं, दोनों एग्जांपल्स को मारे गोली। जो आई कैप ने एक्सप्लेन किया, मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूं। कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो के मौजूद होना जरूरी है। अगर इतने पार्टिसिपेंट्स मौजूद होंगे तो मीटिंग स्टार्ट होगी, आगे चलेगी। अगर पार्टिसिपेंट्स इतने मौजूद नहीं है तो मीटिंग नहीं हो पाएगी, बल्कि उसे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। उस मिनिमम नंबर को कहते हैं कोरम।
जैसे फर्ज कीजिए अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोरम है 4, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कम से कम कोई डायरेक्टर्स के जैसे 10 डायरेक्टर्स हैं, अगर मीटिंग कॉल की गई, कम से कम 4 डायरेक्टर्स मौजूद होंगे तो मीटिंग चलेगी, उसमें फैसले होंगे। अगर 3 डायरेक्टर्स हुए, बाकी के डायरेक्टर्स नहीं आए, तो याद रखें फिर इस सूरत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंडक्ट नहीं हो पाएगी, बल्कि वो पोस्टपोन हो जाएगी। उसे कहेंगे फिर किसी और दिन हम कंडक्ट करवाएंगे। तो कोरम क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि प्रेजेंट होना जरूरी है ताकि मीटिंग कंडक्ट की जाए। जो मीटिंग कोरम के साथ होगी वो वैलिड मीटिंग होती है। जो कोरम के बगैर ही मीटिंग कंडक्ट करवाई जाए, यानी कोरम पूरा नहीं हुआ फिर भी मीटिंग कंडक्ट करवा ली, तो उस सूरत में क्या होगा? फिर मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। डन जी? कोरम का मतलब समझ आ गया? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? चलिए, नहीं चाय शाय, कोई चाय शाय नहीं है, आगे चले। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का स्टार्ट। चैप्टर 3 क्या है पहले स्ट्रक्चर समझिए। हमने चैप्टर 1 स्टडी किया जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे। फिर इसके बाद हमने चैप्टर 1 के एंड में हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, कि एक कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, चैप्टर 1 के एंड में पढ़ा। फिर हमें पता चला कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए 2 सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। वो सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। शाबाश। फिर हमें पता चला कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पढ़ लिया ना, क्या नहीं पढ़ा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के एलिमेंट्स पढ़े हमने। हमें यह पता चला चैप्टर 2 में हमने ये स्टडी किया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। डन? अच्छा, अब सुन लीजिए। अब आपका जो बाकी का कंपनी लॉ है उसमें मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के जो इन्हीं एलिमेंट्स की डिटेल डिस्कशन मौजूद है। इन्हीं एलिमेंट्स की डिटेल डिस्कशन मौजूद है। जैसे शेयर कैपिटल के बारे में हमने स्टडी किया था कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर शेयर कैपिटल क्लास होगी जिसमें शेयर कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। और फिर आर्टिकल में भी हमने पढ़ा था कि अगर डिफरेंट क्लासेस हैं तो हर शेयर के क्या राइट्स हैं ये आर्टिकल्स में लिखा जाएगा। तो देखिए आपका एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 5, ये शेयर कैपिटल पे बेस कर रहा है। फिर इसके बाद आर्टिकल्स के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि आर्टिकल्स में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके मुताबिक कंपनी चलेगी, बिजनेस मैनेज किया जाएगा। तो बिजनेस को मैनेज करने में जो मोस्ट पावरफुल अथॉरिटीज हैं कंपनी के अंदर वो है डायरेक्टर्स, वो है चीफ एग्जीक्यूटिव। अगर आप देखें तो आपको एक चैप्टर मिलेगा पूरे का पूरा जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है और एक चैप्टर मिलेगा पूरे का पूरा जो कि डायरेक्टर से रिलेटेड है। तो ये वो लोग हैं जो कंपनी को मैनेज करेंगे। इसमें बताया जाएगा कि डायरेक्टर्स कौन है, कैसे अपॉइंट होते हैं, इनकी ड्यूटीज क्या हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, कैसे अपॉइंट होता है और इसकी ड्यूटीज क्या। अगर रिमूव करना हो, बाज़ औक़ात गलत बंदा भी तो अपॉइंट हो जाता है, अगर किसी डायरेक्टर को रिमूव करना हो क्या प्रोसेस होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना हो तो क्या प्रोसेस होगा। फिर इसके बाद कुछ दूसरी चीजें जैसे मॉर्गेज एंड चार्जेस, अगर बैंक से लोन लेते हैं तो कौन कौन से एसेट्स में मॉर्गेज क्रिएट करवा सकते हैं, मॉर्गेज क्रिएट करवाते हैं तो क्या करना है, मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। आपको पता है एक होता है डायरेक्टर्स की मीटिंग, होती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग तो डायरेक्टर वाले टॉपिक में आ जाएंगी 3 में, लेकिन शेयर होल्डर्स की मीटिंग चैप्टर 7 में आपको मिलेंगी कि शेयर होल्डर्स की कितनी तरह की मीटिंग होती है, हर मीटिंग में क्या डिस्कस होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी डिविडेंड से रिलेटेड क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है कैसे करेंगे, अगर उस इन्वेस्टमेंट में किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है यानी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें डायरेक्टर का भाई सीईओ है, तो इस तरह की कंपनीज में क्या फिर अप्रूवल प्रोसेस होगा। अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न, अकाउंट्स का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब कब बनानी है और कैसे बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा, ये चीजें हमने स्टडी करनी है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको शेयर किया ओवरव्यू। आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि कंपनी को मैनेज करने में जो सबसे ज्यादा जिन लोगों का रोल है
वो कौन है? कंपनी को मैनेज करने में सबसे ज्यादा जिन लोगों का रोल है वो कौन है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तैयार है जी? स्टार्ट करें। कंपनी अब हमारी बन गई। कंपनी बन गई तो मतलब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स भी साइन हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, सच में हो गई। अब इसको चलाएं। चलाना किसने है कंपनी को? डायरेक्टर्स ने। तो आइए जरा डायरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, कौन है, क्या है, कहां से आते हैं, कहां जाते हैं। ये हमारा चैप्टर 3 है जो सारा डायरेक्टर से रिलेट करता है। एक आधे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अलावा ये टेक्निकल नहीं है। हाँ, याद करने वाली चीजें ज्यादा जरूर हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। पढ़ना क्या क्या है हमने? स्टडी करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्ट, मतलब डायरेक्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ, हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ चीज हमने स्टडी करनी है। जैसे डायरेक्टर्स का रोल क्या है कंपनी में, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसमें गपशप होगी सिर्फ। फिर एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी टू बिकम ए डायरेक्टर, ये अच्छा कंसेप्ट है एग्जाम, बाकी सारे कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है। 2 में क्या बताएगा, क्या समझ आ रहा है? एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी टू बिकम ए डायरेक्टर, क्या समझ आ रहा है, क्या सिखाएगा इसमें? कौन सा पर्सन डायरेक्टर बन सकता है, कौन सा नहीं, क्या ये भाई डायरेक्टर बन सकता है, इसकी शक्ल है डायरेक्टर बनने वाली? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। तो अभी हम स्टडी करेंगे कि डायरेक्टर बनने के लिए क्या चीजें होना जरूरी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी एंड फिर अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी क्या आपके ख्याल में क्या सिखाएगा इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में? डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होंगे और उनका टेन्योर यानी पीरियड क्या होगा, और 3 साल। वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, क्या मतलब? डायरेक्टर अच्छा, इसका मतलब है डायरेक्टर अपॉइंट भी होते हैं, इनका इलेक्शन भी होता है, यानी इलेक्शन भी होता है, सिलेक्शन भी होती है। भाई ये क्या चक्कर है? अपॉइंटमेंट, मुझे तो लग रहा है ये अपॉइंटमेंट और इलेक्शन, अगर इलेक्शन होता है तो अपॉइंटमेंट क्यों करते हैं, और अगर अपॉइंटमेंट होती है तो इलेक्शन क्यों करते हैं? या कि कुछ केसेस में अपॉइंटमेंट होती है और कुछ केसेस में इलेक्शन। पॉइंट मेरा ख्याल है, अब ये पढ़ेंगे क्या होता है। वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, वेकेशन का मतलब क्या है? डायरेक्टर खुद ही जगह छोड़ दे। और रिमूवल का मतलब क्या है? अगर खुद जगह ना छोड़े तो उसे कैसे हटाया जाए। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की क्या क्या पावर्स हैं? मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, कब कब डायरेक्टर की मीटिंग होगी, कब कब होगी, कौन कौन अटेंड करेगा? कहे सर डायरेक्टर्स अटेंड करेंगे और कौन करेगा? डायरेक्टर्स अटेंड करेंगे। लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी है कि मीटिंग कहां होगी, कोरम क्या होगा इसका। इंडेमनिफिकेशन फॉर नेग्लिजेंस और वायलेशन ऑफ लॉ, भाई डायरेक्टर्स की सिर्फ पावर्स हैं कि कुछ ड्यूटीज भी हैं? पावर और ड्यूटी में फर्क पता है ना आपको? हाँ, ये क्या है, फर्ज और ताकत, ओके। तो इंडेमनिफिकेशन का, अगर इंडेमनिफिकेशन मतलब अगर कोई डायरेक्टर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सका तो उसे माफी मिले चाहिए कि नहीं? इंडेमनिफिकेशन का मतलब माफी। क्या डायरेक्टर माफी मिल जानी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कि कुछ केसेस में मिल जानी चाहिए, कुछ में नहीं। शाबाश, यही लिखा है लाल है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड प्रोटेक्शन, भाई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्या सारे डायरेक्टर कंपनी के अंदर से ही निकालने चाहिए कि कोई बाहर से भी आने चाहिए? बाहर से क्यों आने चाहिए? हाँ, ताकि वो अंदर वालों में निगरानी कर सके ना, ये ना अंदर वाले गड़बड़ कर रहे हो, कोई आउटसाइड व्यू भी होना चाहिए। तो वो होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन दोनों का कंसेप्ट मिलता जुलता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझे दोनों ही आउटसाइड। लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन डायरेक्टर, इसको स्टारिक मार्क कर ले, पूरे चैप्टर में सबसे अहम कंसेप्ट यही है। लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर पे कोई पाबंदी है किसी किस्म की कि जो दिल चाहे करते रहे, माले मुफ्त दिले बेरहम,
10 रुपए की चीज बेच के भाई से कहें कि इसको 20 रुपए की कंपनी को बेच, 10 रुपए की चीज खरीदे और भाई की कंपनी के जरिए 20 रुपए की बिकवा दे, ऐसा होना चाहिए। स्पाउस के पास प्रॉपर्टी है 50 मिलियन की, कंपनी को वो प्रॉपर्टी चाहिए, कंपनी को वही 70 मिलियन की, 50 वाली 70 मिलियन की बेच दे, ऐसा होना चाहिए कि कुछ पाबंदियां हैं, पाबंदियां हैं भाई। ये लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डायरेक्टर में यही पढ़ना है हमने। आपको बताया था ये कंपनी है, कंट्री नहीं है, इस पे असूल है और असूल बड़ी सख्ती से अमल होते हैं। यहाँ पे किसी को फ्रॉड नहीं करने देना हमने, यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा। यूट्यूब पे नहीं, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, वो तो आप खुद समझदार है। ओ तेरी मेहरबानी, तेरी, तो मुझे उठवाएगा, वो पकड़ो इसके, पट्टी बांध इसके मुंह पे जी। तो पहला कंसेप्ट क्या, अच्छा ये पढ़ते होते हैं कभी ये बॉक्स, ये क्या चीज है? कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं ये? हाँ शाबाश। तो इसमें बताया हुआ है कि इसमें से क्या क्या आपने इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की रेलिवेंट एग्जाम इंपोर्टेंस क्या है, आपने ये इसमें क्वेश्चन कैसे आता है और आपने इसको कैसे तैयार करना है। ये प्रीवियस सेशन के बच्चों ने बनवाया था जबरदस्ती मेरे से, मैं नहीं बनाना चाहता था। उन्होंने कहा नहीं सर बताएं, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा कंसेप्ट पढ़ते हुए किस चीज को जेल में रखना है। हाँ जी, हाँ ये यही मसला था, लोग की क्यों नहीं मैं बनाना चाह रहा था। एक दफा पहले एक और सब्जेक्ट में ऐसे किया था, तो उसमें बच्चा पेपर के बाद कहने लगा सर आपने ये सही नहीं बनाया हुआ। मैंने कहा सही क्यों नहीं बनाया हुआ? कहने लगा लो वाले में से भी सवाल आए हुए थे। तो मैंने कहा मैंने कहाँ लिखा है लो वाले में से सवाल? तो कहते लो का मतलब क्या होता है फिर? तो लो का मतलब नो नहीं होता, हाँ लो का मतलब लो, और ये जजमेंट की बेस पे है। आई कैप कोई मेरे से पूछ के पेपर बनाना है, आई कैप चाहे तो सारे का सारा लो में से पेपर बना दे, वो तो नहीं है ना। लेकिन अमूमी तौर पे पास्ट पेपर का ट्रेंड और अमूमी तौर पे इसको फॉलो करता भी है, ऐसे नहीं। अगर ये यूजलेस किस्म की इंफॉर्मेशन होती मैं क्यों आपके साथ शेयर करता, ठीक है। तो ये इसको फॉलो, ये पास्ट पेपर के ट्रेंड की बेस पे। हाँ ये है कि ये अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट वेरी करता है। जैसे फर्ज कीजिए अगर इस दफा हाई में से क्वेश्चन वाकई उसने पूछ लिया, तो अगली दफा वो हाई जो है ना वो लो हो जाएगा। क्यों भला लो हो जाएगा अगली अटेम्प्ट में? क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया, रिपीट अगली अटेम्प्ट में तो नहीं करेगा, तो एक दो अटेम्प्ट कुछ सांस लेगा। तो इसलिए ये अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट चेंज होता रहता है। इस अटेम्प्ट के लिए जो कौन सी वाली अटेम्प्ट है, ऑटम 26 वाली के लिए ये रेलिवेंट है। लेकिन गारंटी कोई नहीं है भैया, गारंटी कोई नहीं। लेकिन इसको पढ़ लिया करें, ये अच्छी चीज है, ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आपने इसको तैयार करना। चलिए स्टार्ट कर। डायरेक्टर कौन है, इसका कंपनी में किरदार क्या है? कह रहा है डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन है जो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। कहां अपॉइंट करते हैं? जनरल मीटिंग। यानी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर इकट्ठे होंगे और जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? अमूमी तौर पे शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर के एजेंट्स हैं। हमने मर्केंटाइल लॉ में पढ़ा था ना वो प्रिंसिपल और एजेंट का कंसेप्ट। तो ये शेयर होल्डर चूंकि टेक्निकल पर्सन नहीं होते, जनरल मीटिंग होती है, शेयर होल्डर उस जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कि सर इस दफा इस अगले 3 सालों के लिए आप 10 लोग डायरेक्टर्स हैं, कंपनी को चलाइए, आप लोग कंपनी को चलाइए। आर डायरेक्टर्स टुगेदर फॉर्म द बोर्ड। सारे डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली कहा जाता है बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक डायरेक्टर होगा तो उसको बोलेंगे डायरेक्टर। कलेक्टिवली सारे डायरेक्टर्स को क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सिर्फ बोर्ड। ठीक है जी। बाज़ का तो ऐसे होता है कि डायरेक्टर ना तो सारे होते हैं ना एक, अकेला डायरेक्टर हो तो इसे बोलेंगे डायरेक्टर। सारे डायरेक्टर को कंबाइंड क्या बोलेंगे? बोर्ड। और अगर 3-4 डायरेक्टर हो, जैसे फर्ज कीजिए हमें पता चला परचेज डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ा फ्रॉड है, तो 12 डायरेक्टर थे, 12 डायरेक्टर ने कहा ए 3 डायरेक्टर हम में से जो थोड़ा फाइनेंशियली एक्सपर्ट हैं, तुम लोग जरा इन्वेस्टिगेशन करो कि क्या वाकई ये फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो 3 डायरेक्टर अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कमेटी। क्या बोलते हैं? कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक। तो ये डायरेक्टर्स हैं जी।
डायरेक्टर कौन हो सकता है? सिर्फ एक नेचुरल पर्सन डायरेक्टर हो सकता है, कंपनी डायरेक्टर नहीं हो सकती। ये अजीब बात है। कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती है? कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, तभी तो होल्डिंग कंपनी बनती है, तभी तो सब्सिडरी बनती है। कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, लेकिन कंपनी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकती। डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन होगा। डायरेक्टर कौन होगा? एक कंपनी, चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकती। डन। लेकिन याद रखें, अगर कंपनी के पास सफिशिएंट शेयर्स हैं तो वो खुद डायरेक्टर नहीं बन सकती, लेकिन वो किसी नेचुरल पर्सन को डायरेक्टर बनवा सकती है, नॉमिनेट कर सकती है। खुद नहीं डायरेक्टर बन सकती, लेकिन किसी दूसरे नेचुरल पर्सन को डायरेक्टर बनवा सकती है। कैसे? नॉमिनेट करके। लेकिन उसके लिए सफिशिएंट वोटिंग पावर होना जरूरी है, सफिशिएंट शेयर होल्डिंग होना जरूरी है। ये ना भाई की तरह एक शेयर खरीद लिया और कंपनी जाके कहने लगे मेरे को डायरेक्टर बनाओ, मैं भी शेयर होल्डर भी हूं, मैं नेचुरल पर्सन भी हूं। क्या कहने लगे? शेयर होल्डर भी हूं, नेचुरल पर्सन भी, मेरे को भी डायरेक्टर बनाओ। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, वोटिंग होगी, उसमें जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो डायरेक्टर। तो भाई डायरेक्टर के बारे में पहली बात क्या आपको पता चली कि डायरेक्टर नेचुरल पर्सन हो, कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है। जाहिर है कंपनी फैसले करने के लिए सोच विचार की जरूरत है, कंपनी के पास विजडम थोड़े ही है, अकल थोड़े ही है। दूसरी बात क्या है? डायरेक्टर यूजुअली मस्ट बी ए मेंबर बट एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, कि नॉर्मली डायरेक्टर का मेंबर होना भी जरूरी है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या? बाज़ औक़ात नॉन मेंबर भी डायरेक्टर बन सकता है। एक्सेप्शन का मतलब क्या? बाज़ औक़ात नॉन मेंबर भी तो डायरेक्टर बनने के लिए दो चीजें जरूरी है, नेचुरल पर्सन हो और मेंबर हो। मेंबर की तो एक्सेप्शन है, नेचुरल पर्सन की एक्सेप्शन नहीं है। यानी कि ऐसा पर्सन है कि कोई ऐसा केस है कि कोई कंपनी डायरेक्टर बन जाए, कोई कानून में रास्ता ऐसा है नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक, अब आई कैप का पास पेपर का क्वेश्चन पूछे जो आई कैप ने सबसे ज्यादा गालवन पूछा हुआ है इस कंसेप्ट में, इस चैप्टर में से, क्या ऐसा हो सकता है कि एक नॉन मेंबर डायरेक्टर बन जाए? हो सकता है। इसके कुछ केसेस है जो हमने आगे पढ़ने हैं, जैसे एम्प्लॉय डायरेक्टर, जैसे सीईओ हो, एम्प्लॉय डायरेक्टर के साथ नीचे ब्रैकेट में लिख दें जैसे बाबा गनी, जैसे बाबा गनी लिखना आता है, बाबा लिखना आता है, बिलीबा बाबा। हाँ, छोटे होते पढ़ते थे आ बाबा, हाँ जा बाबा जा बाबा जा नहीं होता था। तो बाबा गनी की स्टोरी सुनाऊं आपको? 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा फिर ज्यादा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। चले जी, अब माहौल बन गया, अब जरा चाय हो जाए, एक कप सिर्फ। इससे आपको पता चलेगा कि डायरेक्टर बनने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। डायरेक्टर, ये एक सच्चा वाकया है, ये एक फर्म की तरफ से मैं आपको बताता हूँ। हमारे ट्रेनिंग के दौरान में ना फर्म की तरफ से हमें एक कंपनी में भेजा गया, वो कंपनी थी इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस का बिजनेस जो है ना, इंश्योरेंस बिजनेस और बैंकिंग बिजनेस आम बिजनेस से थोड़ा कम्प्लेक्स समझे जाते हैं। ठीक है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं वो थोड़े ज्यादा मुश्किल होते हैं, कम्प्लेक्स हैं, कुछ ईजी होते हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर नॉर्मली इजी, इसमें ज्यादा कम्प्लेक्स, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, रिटेल। इंश्योरेंस वाले में, बैंकिंग वाले बिजनेस में कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। तो वहां पे जब हम गए तो वहां पे एक फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उनका जोनल मैनेजर, जोनल मैनेजर का एक होता है ब्रांच, बहुत सी ब्रांचेस को इकट्ठा करके एक जोन बनाया जाता है, ये डिवाइड किया होता है जोनल में। जोन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठता था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेश क्वालिफाइड समझिए साल को हो गया था उसको। तो अब मैं जब भी उसके पास जाऊं कि सर ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये बताएं इसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट हुआ है, इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई है, ये क्या इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, इसका क्या मतलब होता है, वगैरह वगैरह। तो वो छोटे मोटे सवाल के जवाब दे देता था। जब थोड़ा ज़रा कम्प्लेक्स इशू होता था ना, वो फोन करता, किसी बंदे कहता था बाबा गनी को बुलाओ। उसके बाद बाबा आता था, कोई 62-63 ईयर्स एज के बाबा जी आते थे।
और उनसे पूछते थे बाबा जी ये क्या है, बाबा जी उसको देख के एक नजर देख के ये है, ये है, सवाल जवाब 3-4 दफा ऐसे हुआ ना, तो मुझे पता चल गया कि हाँ बाबा, बस जवाब बाबा गनी ने देना है। आइंदा फिर मैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने की बजाय डायरेक्ट बाबा गनी के पास चला जाता है। तो बाबा के साथ चला, इस तरह के लोग जो है ना वो बहुत कुछ इनके पास नॉलेज होता है, वो सिखाते हैं। बाबा जी की क्वालिफिकेशन थी तकरीबन एफए पास थे, तकरीबन नहीं एफए पास थे, और वो तकरीबन उन्हें कोई 25-30 साल हो गए थे इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर, मतलब उस कंपनी में काम करते हुए, और उनको इस हद तक डिटेल नॉलेज था कि इंश्योरेंस वाले के ना एजेंट्स होते हैं, तो एक लिस्ट बनती होती थी कि किस एजेंट ने कितने प्रीमियम सेल किया है हर महीने, उनके बेस पे कमीशन मिलता था और कमीशन की कैलकुलेशन हमने वेरीफाई करनी होती थी। तो बाबा जी को ये तक पता होता था कि इनमें से ये वाला इंश्योरेंस एजेंट और ये इनके आपस में ताल्लुकात क्या है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है। इवन कुछ 1-2 केसेस में तो उन्होंने बताया कि जी इनके बच्चों की शादी भी हुई है एक दूसरे से। तो वो जो थे ना सर, इस हद तक नॉलेज था। तो उनको जो है जब कभी सवाल पूछता था, मैं बाज़ औक़ात चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतना पता नहीं होता था, लेकिन वो चूंकि बिजनेस में घुसा डिटेल उनको सारी इंफॉर्मेशन होती थी। अब आप मुझे ये बताइए, अच्छा, और उनके ये नहीं कि बस मैं इंप्रेस हुआ उनसे कंपनी की टॉप लेवल मैनेजमेंट भी इस हद तक इंप्रेस थी कि 60 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट हो जाती है। उस वक्त 60 ईयर की रिटायर कर, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट के बाद स्पेशली बाबा जी से कहा था कि आप 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे साथ मजीद कंटिन्यू करें, और एक दफा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद दोबारा रिन्यू किया था, क्योंकि इतना काम का बंदा कंपनी नहीं छोड़ना चाहते। मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको इस कंपनी का डायरेक्टर किसी को अपॉइंट करना है, डायरेक्टर मतलब वो बंदा जिसने कंपनी को चलाना है, आप किसको अपॉइंट करेंगे? नंबर 1, वो शेयर होल्डर जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं, फॉर एग्जांपल नॉलेज, पैसा है उसके पास, वो आपके ख्याल में बेहतर है, या वो पर्सन जिसके पास पैसे तो नहीं लेकिन क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, या वो पर्सन जिसके पास पैसे शायद इतने पैसे भी ना हो कि कंपनी का एक शेयर भी खरीद सके? तो एफ वाले को कितने पैसे मिलते होंगे उस वक्त? शायद कोई 30-35 के लगभग थी उस वक्त, 30-35 रीजनेबल थी, लेकिन बहरहाल जाहिर है वो इस एज, जिस एज में थे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उस लिहाज से ज्यादा होंगी, तो शायद उनके पास एक शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन नॉलेज उनके पास है, क्वालिफिकेशन भी नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, एफए पास है, लेकिन नॉलेज इसके पास है और बिजनेस की अच्छी बिची जानता है। मुझे बताइए आप किसको डायरेक्टर अपॉइंट करना पसंद, अगर बिजनेस आपका होगा आपके पास? तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज हमारे ऐसे होते हैं जो बिजनेस को इतना डिटेल तक साल की मेहनत की वजह से जानते हैं कि इवन टॉप लेवल के लोगों को भी उसका इतना इल्म नहीं होता, जितनी डिग्री होती है, क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन उतना नॉलेज नहीं होता। अब कंपनी लॉ ने ये एक सूरत रखी है कि ऐसे लोग जिनके पास पैसे तो नहीं है कि शेयर खरीद सके, लेकिन उसके पास स्किल इतनी है, नॉलेज है कि वो अगर डायरेक्टर बनेंगे तो कंपनी की पॉलिसी मेकिंग में वो बेहतरीन रोल प्ले करेंगे। इनको डायरेक्टर बनाने के लिए फिर एक प्रोविजन निकाली गई, क्या कि अमूमी तौर पे डायरेक्टर बनने के लिए शेयर होल्डर होना जरूरी है, लेकिन कुछ केसेस में नॉन मेंबर को भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। भाई बात समझ आए हैं? जिसकी पहली एग्जांपल कौन सी है? एम्प्लॉयड, ऐसा एम्प्लॉय जिसको डायरेक्टर बना दिया गया हो, इसे बोलते हैं एम्प्लॉय डायरेक्टर, या इसे बाज़ औक़ात कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, भाई बात समझ आ गई, रीजन समझ आ गई? हाँ। और इसी तरह सीईओ है, सीईओ का भी शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। लॉ ये कहता है सीईओ, अब देखें हिरार्की समझे, शेयर होल्डर्स ने बिजनेस चलाने के लिए अपने एजेंट के तौर पे किसको अपॉइंट किया? डायरेक्टर्स को। और डायरेक्टर्स ने डे टू डे, डायरेक्टर कहेंगे कि हम तो टॉप लेवल के लोग हैं, हम तो मजदूर थोड़े हैं रोज रोज ऑफिस में आएंगे, हम तो महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ऑफिस में आया करेंगे। तो रोज के मामलात को चलाने के लिए हम डायरेक्टर्स नहीं, हम अपने एजेंट को अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर का एजेंट कौन है? सीईओ। शेयर होल्डर्स का एजेंट कौन? डायरेक्टर। डायरेक्टर्स का एजेंट कौन? सीईओ। डायरेक्टर में और सीईओ में फर्क है। डायरेक्टर्स मेन पावर है, सीईओ उनका रिप्रेजेंटेटिव है। एक कंपनी में डायरेक्टर तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन सीईओ सिर्फ एक ही हो सकता है। मेरी बात समझे? तो अब बताइए डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, और क्या जरूरी है?
शेयर होल्डर होना। लेकिन जिस सांस में आपने बोलना है ना कि डायरेक्टर्स के लिए शेयर होल्डर होना जरूरी है, उसी सांस में अगली बात भी करनी है क्या, कि कुछ केसेस है जिनमें नॉन मेंबर भी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, नॉन शेयर होल्डर भी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। एग्जाम्पल एम्प्लॉय डायरेक्टर, बाबा गानी आगे चल के आएगी मजीद एग्जाम्पल। नेचर ऑफ डायरेक्टर्स रोल, डायरेक्टर का रोल क्या है, रोल एज फिड्यूशरी, डायरेक्टर्स का रोल ऐसा है जैसा किसी इमानतदार, डायरेक्टर के पास शेयर होल्डर की अमानत है, डायरेक्टर के हाथों में क्या है, शेयर होल्डर्स की अमानत है, उनको चाहिए कि इसको ऐसे इस्तेमाल करें जैसे अमानत होती है, अमानत को ज़ाया नहीं करना चाहिए, जिसकी अमानत हो उसको वापस करनी चाहिए, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, ठीक है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप मींस ट्रस्ट। डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए, डायरेक्टर्स को कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए कि अपने बेस्ट इंटरेस्ट में। अगर डायरेक्टर की सैलरी डबल हो जाए, डायरेक्टर को बहुत फायदा होगा, कंपनी को बहुत नुकसान होगा, क्या करना चाहिए डायरेक्टर को, सैलरी डबल कर देनी चाहिए। ये जिंदगी में कभी डायरेक्टर नहीं बनेगा। अच्छा, नहीं करनी चाहिए, शाबाश, नहीं जरा जोर से बोला करें, हैं कहीं देर ना हो जाए कभी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रोल एज फिड्यूशरी का मतलब क्या है कि अगर डायरेक्टर अपनी पोजीशन को मिसयूज करता है, डायरेक्टर पोजीशन को मिसयूज करता है तो क्या होगा, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड। अगर डायरेक्टर अपनी पोजीशन, भाई फिड्यूशरी रोल क्या है कि हाँ ट्रस्ट की कि किसी का एतमाद ना तोड़े, डायरेक्टर किसी का एतमाद, और अगर डायरेक्टर कब एतमाद तोड़ता है, जब वो कंपनी के फायदे की बजाय अपना फायदा सोचना शुरू कर दे। तो अगर डायरेक्टर एतमाद तोड़े कंपनी का, शेयर होल्डर का, तो क्या उसे डायरेक्टर रहने का हक है, नहीं है, नहीं है। इस भाई पे मेरा बहुत एतमाद है कि ये भाई असाइनमेंट करके आएगा डेली, शाबाश शाबाश, और अगर ये असाइनमेंट ना करके आए तो क्या किया इसने, लैक फिड्यूशरी बिहेवियर, ट्रस्ट तोड़ा, ट्रस्ट तोड़ा। तो ट्रस्ट तोड़ा तो क्या करें, कोई अगला मौका दे दे, ये लॉ थोड़ी है, ये तो हमारी क्लास है। लेकिन लॉ क्या कहता है, डायरेक्टर ने अगर शेयर होल्डर का ट्रस्ट तोड़ा तो फिर क्या होगा, 5 साल के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जो केस स्टडी में आई है, ताकि वो केस स्टडी की एग्जांपल भी हो जाए और ये कंसेप्ट भी हमारा सपोर्ट हो जाए कि कब फिड्यूशरी बिहेवियर, डायरेक्टर लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर, डायरेक्टर ब्रेक्स फिड्यूशरी ट्रस्ट, कब वाला एग्जांपल सुने। जब डायरेक्टर, जनरल रूल क्या है, जब डायरेक्टर पर्सनल फायदे में काम करे और कंपनी को नुकसान हो। जैसे कंपनी ने अपना एक ऑफिस बनाना था, उसके लिए जगह ढूंढ रहे थे, जो लोकेशन ढूंढ रहे थे जहां पे फॉर एग्जांपल डीएचए में, वहां पे डायरेक्टर की स्पाउस की प्रॉपर्टी थी, डायरेक्टर ने बोला ये प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, मार्केट में 50 मिलियन की है, 70 मिलियन की कंपनी को बिकवा दी। बताइए क्या ये फिड्यूशरी बिहेवियर है, नहीं है, लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर, फिड्यूशरी बिहेवियर एब्सेंट। तो यहाँ पे इस डायरेक्टर को क्या डायरेक्टर बनने का हक है, नहीं है। भाई जो डायरेक्टर कंपनी की बजाय अपने जाती मुफाद को सामने रखे, लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड, ठीक है जी। हाँ, आगे चलते हैं। रोल एज एजेंट, दूसरा डायरेक्टर का रोल क्या है, वो एजेंट है। किसका एजेंट है, कंपनी का। उसे क्या शेयर होल्डर्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना चाहिए। वो शेयर होल्डर का एजेंट है, कंपनी का एजेंट है, उसे शेयर होल्डर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स के मुताबिक काम करना चाहिए कि अपनी मर्जी से करना चाहिए। हाँ? कंपनी की इंस्ट्रक्शंस, यानी कंपनी इंस्ट्रक्शंस कहां देती है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, या शेयर होल्डर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना। एग्री करते हैं? तो डायरेक्टर एजेंट है, डायरेक्टर एजेंट है। वो ये नहीं कहेंगे मेरी कंपनी मेरी मर्जी, डायरेक्टर ये नहीं कहे, क्यों, वो एजेंट है। किसका एजेंट है, कंपनी का। कंपनी बोले तो शेयर होल्डर, बैकेट में शेयर होल्डर्स है, कंपनी भी कह सकते हैं, वो भी ठीक है, शेयर होल्डर भी। तो फिर बताइए डायरेक्टर का रोल क्या है, पहला रोल एज फिड्यूशरी, समझ आ गया कि शेयर होल्डर ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया है तो उसे क्या करना है, कंपनी के शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। फिड्यूशरी का मतलब ये कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। एजेंट का मतलब क्या है
शेयर होल्डर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करे। अब मुझे बताइए, अगर उसे पता चला, शेयर होल्डर ने बोला ए भाई हम एयरलाइन बनाई है हमने, तो आपने ना एयरलाइन के बारे में अच्छे अच्छे फैसले करने हैं, क्या करना है। डायरेक्टर्स ने देखा, उन्होंने कहा एयरलाइन तो आजकल बिजनेस ठप पड़ा है, ऐसा है कि बिटकॉइन जो है उसका रेट चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा करते हैं सारे पैसे जो है ना जहाज बेच के बिटकॉइन में डालते हैं, डबल हो जाएंगे 2 महीने के अंदर, शेयर होल्डर बहुत खुश होंगे। क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हालांकि अपने इंटरेस्ट में नहीं कर रहे, कर शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को सामने रख के रहे हैं कि फायदा होगा हम पे कर। फिड्यूशरी बिहेवियर तो शायद ठीक हो क्योंकि अपने इंटरेस्ट में नहीं उसमें, लेकिन उनका इंटरेस्ट भी सोचना है, तो उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उन्होंने बोला एयरलाइन, तो फिर एयरलाइन में ही बिजनेस होना है, उनकी इंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं जाना। बात समझ आए? कलेक्टिव अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की पावर, हर डायरेक्टर की पावर बराबर है, बराबर है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक टीचर है उसकी क्लास में 10 बच्चे हैं, दूसरा टीचर है उसकी क्लास में 100 बच्चे हैं, कौन से टीचर की रिस्पेक्ट ज्यादा करनी चाहिए? दोनों की एक बराबर, एक पक्का एक बराबर, ये कंसेप्ट है, इक्वल है, क्योंकि स्टेटस है ना, स्टेटस उस्ताद का, उस्ताद एक का भी हो तो उस्ताद है। उसी तरीके से डायरेक्टर, आप आगे चल के पढ़ेंगे, वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, कुछ डायरेक्टर्स को कम वोट मिलते हैं, कुछ को ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन डायरेक्टर दोनों कामयाब हो गए। अब मुझे बताइए, कम वोट वाले को कम पावर, ज्यादा वोट वाले को ज्यादा पावर, ऐसा होना चाहिए कि सबकी अथॉरिटी एक बराबर होनी चाहिए? ये ला ने बोला सारे डायरेक्टर की अथॉरिटी एक बराबर है, कोई आके दूसरों पे अपना फैसला नहीं थोपेगा, बल्कि क्या होगा, डायरेक्टर सारे बैठेंगे, मेजॉरिटी की बेस पे फैसला करेंगे। डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो भी फैसला होगा किस बेस पे होगा? कोई कहे मेरे वोट सबसे ज्यादा थे, मेरी बात मानो, मानी जाएगी, सारे डायरेक्टर्स का एक वोट। दूसरा कहे मेरी एज ज्यादा है, मेरी बात मानो, मानी जाएगी, सारे वोट एक। ये असूल समझ आया? हर डायरेक्टर के कितने वोट? एक, इक्वल पावर है। ये असूल आगे चल के केस स्टडी में इस्तेमाल होने हैं। नो वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। बाज़ औक़ात ना एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डायरेक्टर आपस में ड्यूटीज बांट लेते हैं, आपस में। ए डायरेक्टर तू मार्केटिंग को देख, तू ह्यूमन रिसोर्स को देख, तुम ऑपरेशंस को देखो, तुम लीगल डिपार्टमेंट देखो, तुम आईटी वाले को देखो, आपस में ड्यूटीज बांट ली। बाद में पता चला ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में फ्रॉड हुआ है। सिर्फ एक सवाल आपसे, कौन जिम्मेदार है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाला डायरेक्टर के सारे डायरेक्टर? सारे डायरेक्टर। लॉ ये कहता है कि डायरेक्टर जो है ना, जब उसको शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया है, तो डायरेक्टर पूरे बिजनेस के लिए अपॉइंट होता है, सिंगल डिपार्टमेंट के लिए नहीं। बाद में आपस में वो ड्यूटियां बांटने तो वो अलग बात है, लेकिन हर डायरेक्टर पूरे बिजनेस के लिए डायरेक्टर है, वो सिर्फ एक छोटे से प्रोपोर्शन के लिए डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर नो वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टर किसी सिंगल डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, हर डायरेक्टर पूरी कंपनी का डायरेक्टर है, हर डायरेक्टर पूरी कंपनी का डायरेक्टर है। ये बात समझ आई? तो इसका मतलब है डायरेक्टर ने जो खुद ड्यूटी की जिम्मेदारी ली है वो तो काम करना ही करना है, उसे दूसरे कामों में भी खबर रखनी चाहिए। ठीक है जी। कल को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर फर्ज कीजिए चरस बरामद हो जाती है, तो क्या वो आईटी डिपार्टमेंट वाला जो है वो बरी समझा जाएगा? नहीं, उसको भी। तो ये बात समझ आ रही है, हर डायरेक्टर पूरी कंपनी का डायरेक्टर है। कंसेंट रिक्वायरमेंट, अगर कोई पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है तो डायरेक्ट, जैसे इलेक्शन होगा 20 तारीख को, तो कोई डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो उससे पहले रिटर्न फॉर्म में अपनी कंसेंट देगा, यानी किसी को उसकी कंसेंट के बगैर डायरेक्टर नहीं बनाना। डायरेक्टर का इलेक्शन होगा तो जो जो डायरेक्टर बनना चाहता है वो अपनी रिटर्न कंसेंट देगा, और जब इलेक्शन हो जाए तो जो जो डायरेक्टर कामयाब होंगे उनकी कंसेंट रजिस्ट्रार को जमा करवानी है। बात समझ रहे हैं? इलेक्शन से पहले डायरेक्टर अपनी कंसेंट देगा रजिस्ट्रार को कि भैया मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले डायरेक्टर कंपनी को अपनी कंसेंट देगा, डायरेक्टर बनना चाहता हूं। इलेक्शन के बाद कंपनी
रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी कि भैया 15 दिन में यह डायरेक्टर बन गया, विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज को जिसने आफ्टर 15 डेज लिखा तो आई कैप क्या कहेगा? आई कैप कहेगा ओके, विद इन आफ्टर की गलतियां जाने दें, ऐसा कहेगा कि 0 नंबर देगा, उस लाइन उस मार्क उस कंसेप्ट का 0 नंबर मिलेगा। डन जी भैया, बातें समझ आ गई? कंपनी के कितने डायरेक्टर होने चाहिए? डिपेंड्स। अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो मिनिमम, मैक्सिमम जितने मर्जी हो, मिनिमम यानी बात को क्या करते हैं, समंदर को कूजे में बंद करते हैं। जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट वही मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट, मैच कर लें। डन जी। लॉ ने मिनिमम नंबर पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड के कितने रखे हैं? 3। क्या अपने आर्टिकल्स में लिख के कंपनी 2 कर सकती है मिनिमम नंबर को? नहीं कर सकती। 5 कर सकती है? क्यों? वायलेट डिफरेंट हो सकती है रिक्वायरमेंट, आर्टिकल वायलेट नहीं होनी चाहिए। 2 में वायलेशन हो जाती, समझ रहे हैं ना? उन्होंने कम से कम बोला 3, कम से कम 3, तो आप कम से कम 2 नहीं कर सकते, कम से कम 4 कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम 4 में कम से कम 3 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये साइंस है, समझ आ रही है? ओके ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की कोई लिमिट नहीं है, जो मर्जी डिसाइड कर ले। क्या एक पर्सन एक से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है? एक ही वक्त में 7 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। एक डायरेक्टर एक ही वक्त में, एक पर्सन एक ही वक्त में 7 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? हाँ ना। उसने कौन सा रोज ऑफिस आना है? भूल गए? महीने 2 महीने 3 महीने बाद मीटिंग होती है, उसमें आता है। क्योंकि रोज रोज ऑफिस आके काम करने के लिए कौन है भला? सीईओ। क्या कह रहा है? इधर के फैसले उधर, उधर के फैसले इधर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप एक दिन में 4-4 क्लासेस 3-3 क्लासेस ले लेते हैं, तो एक का सवाल दूसरे में लिखाते हैं। लॉ के पेपर में आप रिपोर्टिंग का सवाल जो आप लिखाते हैं, रिपोर्टिंग में डीएसआर का लिखा। ऐसे होता है क्या? नहीं होता ऐसे। 3 बहन भाई हैं घर में हमारे, तो कभी एक के नाम से दूसरे को बुला लेते हैं, कभी दूसरे को तीसरे से बुला लेते हैं। शबाना बात सुन, शबाना बहन, ऐसे होता है क्या? नहीं, वो शबीर भाई हैं, उनको शबीर भाई, वो जिनकी जो नहीं आए उनकी बात कर रहा हूं, इसके नहीं कर रहा, इसके नहीं कर रहा, खुदा का होकर उसके जो नहीं आया उसकी बात कर। ऐसे होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता। एक वक्त में 7 कंपनी के, बल्कि और मजे की बात बताता हूं, एससीसीपी से इजाजत लेके ना 7 से भी ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं। आपको क्या लगता है ये जो बड़े बड़े अमीर आदमी होते हैं सिर्फ 7 कंपनी इनका पूरा ग्रुप होता है? वो क्या है? वो इंडिया में कौन है? वो टाटा ग्रुप। हाँ, टाटा ग्रुप है वो देखिए कंपनी का स्ट्रक्चर, वो 50 कंपनी नजर आ जाएंगी आपको। तो ये भी 7 भी समझ लीजिए कि कोई इतना इम्पॉसिबल नहीं। 7 क्या 50 में डायरेक्टर बन सकते हैं एससीसीपी से ज्यादा, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितनी लिमिट है? तो एक वक्त में एक से ज्यादा कंपनी का डायरेक्टर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हो गया कंप्लीट। एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी। अच्छा याद रखिए, लॉ ने जब कभी क्राइटेरिया, बहुत सी जगह पे ना आपको क्राइटेरिया मिलेगा क्या कि भैया जब हम डायरेक्टर बनने की बात करेंगे आपका दिल करेगा मैं भी डायरेक्टर बन जाऊं। जब चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो आपका दिल करेगा मैं भी चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाऊं। जब कंपनी सेक्रेटरी की बात करेंगे तो आपका दिल करेगा मैं भी कंपनी सेक्रेटरी बन जाऊं। तो लॉ ने ना हर पोजीशन का एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि हर बंदा फिट नहीं करना इधर। जो क्राइटेरिया पूरा करेगा वही बन सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव, जो क्राइटेरिया पूरा करेगा वही बन सकता है डायरेक्टर। ये क्राइटेरिया होगा 2 फोल्ड। क्राइटेरिया क्या होगा? 2 फोल्ड। 2 फोल्ड का मतलब क्या है? 2 चीजें पूरी करनी होंगी, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी बोलते हैं, इनएलिजिबिलिटी को डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी बोलते हैं। क्या फर्क है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब वो चीजें जो होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है? अब गौर से सुनिएगा अगली बात। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब है वो चीजें जो ना होना जरूरी है। इन एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है? वो चीजें जो होना जरूरी नहीं बोलना, ना होना जरूरी है। समझ रहे? दोनों में फर्क है। अगर मैं कहूं वो चीजें जो होना जरूरी नहीं, ये और चीज है, इसका मतलब है हो तो ठीक है, ना भी हो तो प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? ना हो। इसलिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कौन सा है? वो चीजें जो होना जरूरी है। अगर इनमें से एक चीज भी ना हुई जो होना जरूरी है, वो ना हुई, डायरेक्टर नहीं बन सकते। और जो इनएलिजिबिलिटी कौन सी है? जो ना होना जरूरी है। अगर एक भी हुई यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पॉजिटिव लिस्ट, और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी होना जरूरी है और इनएलिजिबिलिटी। आखिरी सवाल पूछूंगा, भाई ने सही जवाब दिया तो आगे चलूंगा, वरना नहीं। एलिजिबिलिटी की सारी चीजें मौजूद हैं, इन एलिजिबिलिटी की भी एक चीज मौजूद है। डायरेक्टर पॉइंट होगा कि नहीं? नहीं होगा। शाबाश। क्योंकि इन एलिजिबिलिटी का ना होना जरूरी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी के साथ चाहे तो प्लस लगा दे, इन एलिजिबिलिटी के साथ चाहे तो माइनस। वो पॉजिटिव लिस्ट है, वो नेगेटिव लिस्ट। तो भैया डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? बी ए नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर अपॉइंट, ये तो स्टार्ट में पढ़ लिया था। मेंबर होना जरूरी है अनलेस एक्सेप्शन, यानी मेंबर होना जरूरी है, लेकिन कुछ केसेस में नॉन मेंबर भी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। कुछ केसेस में मेंबर नहीं है कंपनी का, वो भी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। वो कौन से केसेस है? सबसे पहले होल, बाबा गणेश, शाबाश, होल टाइम आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु इज आल्सो एन एम्प्लॉय। होल टाइम डायरेक्टर वो, या होल टाइम एम्प्लॉय जो डायरेक्टर भी है। सबसे पहला क्या? होल टाइम एम्प्लॉय, जो अल्फाज आगे पीछे है मतलब वही है इसका। एक बंदा जो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय है उसको डायरेक्टर बना दिया, होल टाइम एम्प्लॉय को डायरेक्टर बना दिया। इसका दूसरा नाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी इसको बोलते हैं। ऐसा डायरेक्टर जो एम्प्लॉय भी हो कंपनी का और डायरेक्टर भी हो। क्या किसी एम्प्लॉय को डायरेक्टर बना सकते हैं? यस। तो जो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो और डायरेक्टर भी हो, उसे क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव क्या है? कंपनी का एम्प्लॉय भी है, डायरेक्टर भी है। चीफ एग्जीक्यूटिव डीम्ड डायरेक्टर होता है। डीम्ड का मतलब है अज्यूम्ड। डायरेक्टर चाहे तो अपनों में से किसी को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दे, चाहे तो बाहर सड़क पे किसी बंदे को उठा के चीफ एग्जीक्यूटिव बना दे। तो अगर वो बंदा पहले से डायरेक्टर है जो चीफ एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं, तो वो डायरेक्टर भी है ही है। लेकिन अगर किसी को चीफ एग्जीक्यूटिव वो पहले से डायरेक्टर नहीं था तो अज्यूम किया जाएगा क्या? वो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर है। बात नहीं समझ आई? डीम्ड अकाउंटिंग में आप बोलते हैं ना इट इज अज्यूम्ड। लॉ में क्या बोलते हैं? इट इज डीम्ड, इट इज डीम्ड। क्या टैक्स में भी बोलते हैं? डीम्ड इनकम, एज्यूम्ड इनकम। शाबाश। तो लॉ में हम डीम्ड डायरेक्टर, मतलब वो डायरेक्टर चीफ जो बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया ना, जो बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया, वो अगर पहले से डायरेक्टर नहीं भी था ना, उसको डायरेक्टर मान के चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो डायरेक्टर की मीटिंग होगी तो जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। एक रूम में लिखा हुआ है फॉर डायरेक्टर्स ओनली, उस रूम में जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। समझे? अगर किसी जगह लिखा हुआ डायरेक्टर ये काम नहीं करेगा तो चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन वो तो डायरेक्टर नहीं था, डीम्ड डायरेक्टर तो है। ये सूल याद रखिएगा, केस स्टडी में पक्का अप्लाई होना है। चीफ एग्जीक्यूटिव डीम्ड डायरेक्टर होता है। ठीक है,
तो चीफ एग्जेक्टिव के बारे में ज़बानी कलामी सुन लें। चीफ एग्जेक्टिव कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो शेयर होल्डर है या नहीं है, एम्प्लॉय है या नहीं है, डायरेक्टर है या नहीं है। ये लाइन आपने रटा लगानी है, अभी मेरे साथ साथ रटा लगाएं। चीफ एग्जेक्टिव कैन बी एनी पर्सन वेदर मेंबर और नॉट, वेदर डायरेक्टर और नॉट, वेदर एम्प्लॉय और नॉट। यानी चीफ एग्जेक्टिव कोई भी हो सकता है, चाहे शेयर होल्डर है या नहीं है, डायरेक्टर है या नहीं है, एम्प्लॉय है या नहीं है। यानी चीफ एग्जेक्टिव किसी को भी लगा सकते हैं। क्या चीफ एग्जेक्टिव का शेयर होल्डर होना जरूरी है? क्या चीफ एग्जेक्टिव का डायरेक्टर होना जरूरी है? क्या चीफ एग्जेक्टिव का एम्प्लॉय होना जरूरी है? नहीं है। चीफ एग्जेक्टिव कोई भी पर्सन लगा सकते हैं। ओके, कई ग्रेड है डीम्ड, DEEMED, डीम्ड। अच्छा, आप उनको बता रही थी, कोई बात, उनको बता देता हूं। DEEMED, डीम्ड। डीम्ड मतलब अज्यूम्ड। अज्यूम्ड। 3 मिनट बाबा गनी वाले और 1 मिनट बहन जी का ये और 1 मिनट इधर जाया हुआ था। गई 5 मिनट आपके एक्स्ट्रा मैंने लेने हैं। आगे चलते हैं। भाई ये बात समझ आई, एक्सेप्शन क्या है? तो खुद बताइए, क्या चीफ, भाई स्टूडेंट कहने लगा सर पढ़ा रहे हैं कि किन किन केसेस में डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी नहीं, तो चीफ एग्जेक्टिव क्यों आ गया दरमियान में? इसलिए कि चीफ एग्जेक्टिव भी डीम्ड डायरेक्टर है। ठीक है, फिर इसके बाद पर्सन रिप्रेजेंटिंग ए मेंबर दैट इज नॉट ए नेचुरल पर्सन। अगर कोई कंपनी है, क्या कंपनी खुद डायरेक्टर बन सकती है? नहीं बन सकती, लेकिन वो किसी दूसरे को बना सकती है डायरेक्टर। फर्ज कीजिए मैं कंपनी हूं, मैं आर्टिफिशियल पर्सन खुद डायरेक्टर नहीं बन सकता, ये नेचुरल पर्सन है, इसको डायरेक्टर बना दिया। अब मुझे बताइए, ये शेयर होल्डर नहीं है, क्या ये कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है? क्यों, ये तो शेयर होल्डर है ही नहीं। हाँ, जिसका आशीर्वाद इसके साथ है वो तो शेयर होल्डर है ना। बैकएंड पे पावर जिसके पास है, जो नॉमिनेट कर रहा है। तो अगर कोई नॉमिनी डायरेक्टर हो ना, जैसे ये, इसको बोलेंगे नॉमिनी डायरेक्टर। क्यों नॉमिनी डायरेक्टर? इसे मैंने नॉमिनेट किया है। तो नॉमिनी डायरेक्टर, अगर नॉमिनी कंपनी किसी को डायरेक्टर नॉमिनेट करे, उसका मेंबर होना जरूरी है? नहीं है। इसी तरह अगर किसी से लोन ले, क्रेडिटर मतलब लॉ में पता है ना क्रेडिटर किसको बोलते हैं? जिसे लोन लिया हो, बैंक जैसे। बैंक, अकाउंटिंग का क्रेडिटर और लॉ का क्रेडिटर फर्क है। बैंक से लोन लिया हो वो हमारा क्रेडिटर है। बैंक कहेगा लोन एक शर्त पे दूंगा, क्या भाई तुम्हारा कोई पता नहीं है, मैं तुम्हें लोन दूं और तुम उसे उड़ा दो। तो हमारा एक बंदा तुम लोगों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेगा, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो ये देखे कि कहीं आप लोग हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ फैसला तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इंटरेस्ट पे किया ही नहीं है लोन पे और शेयर्स पे डिविडेंड पे कर दे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बैंक अपने आप को सिक्योर करने के लिए जब लोन देता है तो एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनीज के साथ कि ए कंपनी एक शर्त पे लोन दूंगा, क्या कि मेरा बंदा भी डायरेक्टर्स में इन करो, ताकि वो बैंक का इंटरेस्ट वॉच करता रहे। ठीक है ना भाई, पाकिस्तान को अगर लोन चाहिए आईएमएफ से, आईएमएफ के ठीक है लोन अप्रूव करते हैं, शर्त है क्या? स्टेट बैंक का गवर्नर हमारा बंदा लगाना। तुमने लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्योंकि पैसों की जरूरत है, पैसे भी तो चाहिए, कंपनी भी मजबूर होती है। तो अगर बैंक ये कहे लोन दूंगा लेकिन किस शर्त पे? डायरेक्टर लगा होंगे। अब उस डायरेक्टर, जो बंदा डायरेक्टर लगाना है, उसका शेयर होल्डर होना जरूरी है? नहीं। क्यों? बैकएंड पे जिसका आशीर्वाद है उसके साथ उससे लोन लिया हुआ है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इसको भी बाजू का तो नॉमिनी डायरेक्टर ही बोलते हैं। यानी ये इन दोनों को बोलते हैं, ये भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये डायरेक्टर की टाइप्स आगे चल के पढ़ेंगे। इन दोनों को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इन दोनों को क्या बोलते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर। ये हो गए नॉमिनी डायरेक्टर। अब भाई आगे चल के ये तो नहीं कहेंगे सर ये नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? नॉमिनी डायरेक्टर वो सिंपल जो किसी ने नॉमिनेट किया है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन डायरेक्टर हो, ना वो एम्प्लॉय हो, ना वो नॉमिनी हो? यस।
इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या बोलते हैं? ये कौन है? ये सारे डायरेक्टर हैं। ये सारे कौन है? इन सब में कॉमन क्या चीज है? डायरेक्टर तो है, कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है। इन सब में कॉमन क्या है? ये वाले दो टाइप क्या कहलाती है? एग्जेक्टिव। क्यों भला? क्योंकि एग्जेक्टिव मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि रोज कंपनी की आके काम करते हैं, नौकरी करते हैं, ये कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, इसलिए इनको एग्जेक्टिव डायरेक्टर बोलते हैं। एग्जेक्टिव मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये कौन है? नॉमिनी डायरेक्टर के बोल रहे हैं। डन। तो ऐसा डायरेक्टर जो ना एग्जेक्टिव हो, नॉमिनी, वो क्या कहलाए? अगर आप एक इजाजत दे तो छोटा सा ट्विस्ट और क्रिएट कर दूं। ये दो कौन है? एग्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के एग्जेक्टिव लेवल के एम्प्लॉइज हैं। एग्जेक्टिव डायरेक्टर के बोलते हैं कंपनी के एग्जेक्टिव लेवल के। ये भी डायरेक्टर है, ये है नॉन एग्जेक्टिव। ये एग्जेक्टिव हुए तो ये क्या हुए? और इनको नॉमिनी भी कह दो। नॉमिनी क्यों कह दो? नॉन एग्जेक्टिव भी कह दो। क्यों कह दो? तो क्या कोई ऐसे डायरेक्टर हैं जो ना कंपनी के एम्प्लॉइज हो ना नॉमिनी हो? वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उनका ना कंपनी से एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक होता है, ना कंपनी से लेने देने का ताल्लुक होता है, बल्कि वो क्या, बिल्कुल अलग, जीरो रिलेशनशिप। तभी तो उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। आजाद उम्मीदवार, शाबाश। आजाद उम्मीदवार, शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही बोला भैया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप बताइए, डायरेक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है? नेचुरल पर्सन हो और क्या हो? मेंबर ऑफ द कंपनी हो। लेकिन इन केसेस में मेंबर होना जरूरी नहीं है। अगर मजीद भी कोई एक्स्ट्रा शर्त लगानी है तो आर्टिकल्स में लिख दो, जैसे बीए पास होना भी जरूरी हो। लेकिन लॉ ने शर्त नहीं लगाई। लॉ कहता है आपने आर्टिकल्स में कोई एडिशनल शर्त लगानी है तो लगा दें। हमारी तरफ से कोई शर्त नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए इसका मतलब है क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं। आप नोट करें, इससे हमें ये सबक मिलता है कि डायरेक्टर बनने के लिए कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बिजनेस सेंस होना जरूरी है। बाबा गनी के पास बिजनेस सेंस थी, पढ़ा लिखा नहीं था बाबा गनी, बिजनेस सेंस थे। इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ, यानी कौन सी चीजें हुई तो वो बंदा फारग है। कंपनी या बॉडी को, ये तो पहले डिस्कस हो चुका है, ये तो इधर तो आना ही नहीं चाहिए था, ऊपर डिस्कस हो गया है। ये डायरेक्टर नहीं हो सकता, माइनर डायरेक्टर नहीं हो सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड डायरेक्टर नहीं हो सकता। एक पर्सन नेशनल टैक्स नंबर जिसका नहीं है, जो टैक्स नहीं देता, वो डायरेक्टर नहीं हो सकता जब तक कि हेलो हाय ना हो किसी के साथ उसकी, और एग्जाम्पशन ना ले ले, एग्जाम्पशन ना ले ले। जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं वो डायरेक्टर। एन अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट ही समझे, ऐसा पर्सन जो इंस्टॉलमेंट हो गया है या जिसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, उसने कहा मुझे इंस्टॉलमेंट करार दे दे और एप्लीकेशन पेंडिंग है, इंस्टॉलमेंट में। अनसाउंड माइंड में डायरेक्ट, इंस्टॉलमेंट में जिसने कोई जुर्म किया हो, ऐसा जुर्म जो अखलाकी जुर्म हो, ठीक है, जैसे फ्रॉड, मर्डर, किडनैपिंग, कत्ल भी किया, उसको भी डायरेक्टर नहीं ना होना चाहिए। डायरेक्टर क्या बता देना चाहिए? ए पर्सन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट टू लैक फिड्यूशरी, ये तो पढ़ दिया हमने। फिड्यूशरी बिहेवियर कब लैक होता है? एग्जांपल क्या थी? जब अपना फायदा कंपनी का नुकसान। ए पर्सन डिस्क्वालिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में किसी और जगह भी कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई कर दिया तो वो भी डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि एक जगह पे लिखा हुआ है अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया और चीफ एग्जीक्यूटिव ने 10 दिन के अंदर अंदर अदा ना किया वो डिस्क्वालीफाइड। कहता है यहां पे हमने लिस्ट लिख दी है कि कौन कौन से लोग डिस्क्वालीफाइड हैं डायरेक्टर बनने के लिए। आपका क्या हाल है कि कंपनीज एक्ट में किसी दूसरी जगह नहीं लिखी होगी लिस्ट कोई? अगर किसी दूसरी जगह भी लिस्ट है तो वो भी इधर फिट हो जाएगी, वो भी डिस्क्वालीफाइड है। डन। और सबसे अहम चीज, वो चीज जो आईका बार बार पूछता है, क्या
लिस्टेड कंपनी के केस, ये वाली तो हर कंपनी के लिए डिस्क्वालिफिकेशन, ये वाली दो लिस्टेड कंपनी है। अगर आप लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको मजीद दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, डिफॉल्टर जो होगा ना किसी बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक, किसी बैंक से लोन लिया, उसका डिफॉल्टर हो गए, टाइम पे किस्त पे नहीं की, बैंक से लोन लिया ना और टाइम पे किस्त पे नहीं की, तो आप लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। जिसने जो लोन लेके वापस ना करे, क्या वो मानदार हो सकता है? अच्छा, उन्होंने कहा, लेकिन ये उन्होंने सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए बोला, अनलिस्टेड के लिए नहीं। यानी ये दो रिस्ट्रिक्शन किसके लिए है? और दूसरा क्या? ब्रोकर या स्पाउस ऑफ ब्रोकर या कनेक्टेड विद ब्रोकर। पता है किसको कहते हैं? जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर सेल परचेज करता है। ये इस वजह से मना किया कि कहीं ऐसा ना हो कि लिस्टेड कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज के साथ गहरा ताल्लुक है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के शेयर ही सेल परचेज होते हैं। ऐसा ना हो इधर डायरेक्टर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्टर की मीटिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हुआ हो, डायरेक्टर को पता चल गया, कल को जब ये खबर अखबार में आएगी ना कंपनी के शेयर बढ़ जाएंगे, उसने आज ही चुपके से अपने ब्रोकर स्पाउस को बोला, सर 1 करोड़ शेयर खरीद ले, क्योंकि कल को प्राइस बढ़ जानी है। और अगर किसी कस्टमर ने कहा कि आइंदा मैंने आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करना, मेजर कस्टमर, तो डायरेक्टर को पता चल गया, जैसे ये खबर अखबार में आई शेयर प्राइस गिर जाएगी, क्योंकि बड़ा कस्टमर हाथ से चला गया, तो फिर क्या करेगा वो? चुपके से क्या कहे, स्पाउस ब्रोकर का शेयर बेच दे। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ये बहुत पूरी दुनिया में इसको मना किया गया। इसको क्या बोलते हैं? कि आपके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन हो जो दूसरे लोगों के पास नहीं है और उससे फायदा उठाएं। तो इस वजह से फिर क्या करते हैं? वो कहते हैं कि इसको खत्म करने के, इस रिस्क को खत्म करने के लिए क्या कहते हैं कि लिस्टेड कंपनी के केस में अगर आप ब्रोकर है या स्पाउस ब्रोकर है या ब्रोकरेज हाउस से आपका कोई ताल्लुक है, तो आप लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, लेकिन अनलिस्टेड के बन सकते हैं। अनलिस्टेड। तो दो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन कौन सी है? ब्रोकर डिफॉल्टर, बोलते जाए, ब्रोकर डिफॉल्टर, लिस्टेड कंपनी ब्रोकर डिफॉल्ट, बोल ब्रोकर डिफॉल्ट, ना साइन ऑन करते हो ना बोलते हो, बोल ऊंची बोल, ब्रोकर डिफॉल्टर, लिस्टेड कंपनी ब्रोकर डिफॉल्टर, लिस्टेड कंपनी ब्रोकर डिफॉल्टर, लिस्टेड बोल बहन, आप भी बोले, सीखने में कोई शर्म नहीं होती, शाबाश। हाँ जी, लिस्टेड कंपनी में ब्रोकर और डिफॉल्टर। ओके। अगर कोई पर्सन बैंकरप्ट हुआ तो बैंकरप्ट तो डायरेक्टर नहीं ना बन सकता। अगर कोई पर्सन, उसको 8 साल हो गए सीए करते हुए, सीए नहीं हुआ क्योंकि वो असाइनमेंट ही नहीं करता था, ना रिटर्न करता था, ना ऑनलाइन करता था, घर में उसने बताया हुआ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं, घर वालों ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और उसने उस फैमिली के सामने बोल दिया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, असल में नहीं है, क्या उसे कोई सजा मिलेगी? लीगली कोई सजा नहीं है। वैसे जना फ्रॉड के केस में कोई केस हो जाए तो वो अलग बात है, यहाँ पे कंपनीज एक्ट में इसकी कोई सजा नहीं। लेकिन अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड है डायरेक्टर बनने के लिए और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, जैसे बैंकरप्ट हो गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जाके कहता है कि मुझे डायरेक्टर बना लो, मैं क्वालिफाइड हूं डायरेक्टर बनने के लिए, हैं? झूठ बोला, डिस्क्वालिफाइड है, सीए से डिस्क्वालिफाई हो गया, घर वालों का कह रहा है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं, अब आइंदा मैंने जिंदगी में कोई पेपर नहीं देना सीए का, तो कंपनीज एक्ट में इसकी कोई सजा नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं, हालांकि बैंकरप्ट है और कहे मेरे को डायरेक्टर बनाओ, मैं बिल्कुल फिट हूं, तो बताइए ऐसे पर्सन को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? ये लिखिए ऐसा, पेनल्टी फॉर एक्टिंग एज डायरेक्टर व्हाइल बैंकरप्ट। अगर कोई पर्सन बैंकरप्ट है और वो डायरेक्टर बनता है या क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव भी डीम्ड डायरेक्टर होता है, ऐसे तो ना करे, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, तो क्या होगा? उससे 2 साल तक की कैद होगी या जुर्माना होगा या दोनों ही होंगे। बात समझ आई है? ये तो वही बात है। अच्छा, ये क्या है? रूल ऑफ एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी मस्ट बी सेटिस्फाइड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड थ्रू आउट द होल पीरियड ऑफ ऑफिस। यानी ये सारा क्राइटेरिया हमने अपॉइंटमेंट के वक्त भी देखना है
यानी अगर पहले वो नॉर्मल था, बाद में पागल हो गया 2 महीने बाद, तो डायरेक्टर होगा क्या नहीं होगा? नहीं रहेगा। ओके ओके ओके, ठीक है। माइनर, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता पहले कोई मेजर हो बाद में माइनर हो जाए, ऐसे यार, ऐसे तो ना कर। ये यार अट्ठे के फायदे। चलिए ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए बस लर्निंग ऑब्जेक्ट 3 भी ना हो जाए आज के लिए, इतना काफी है। चलिए ठीक है, यशी करें, जी ले अपनी जिंदगी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।